सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 26 सितंबर को जो रीट परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें हिंदी एवं अन्य विषयों में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनमें दो तीन उत्तर मिलने की संभावना है। ऐसे प्रश्नों में बोनस अंक दिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हमें बोनस मिलने की पूरी संभावना है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी लेवल 2 में प्रथम भाषा हिंदी में ये प्रश्न पूछा गया था एक कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। इस वाक्य में साहस शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है, साहस शब्द क्या है। दोस्तों, अगर हम वास्तविकता में देखें तो साहस शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होता है और यहाँ पर साहस भाववाचक के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ देखें अदम्य साहस, तो इसमें अदम्य तो विशेषण शब्द है और साहस की विशेषता बता रहा है, तो साहस विशेष्य पद है और ये भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका वास्तविक उत्तर भाववाचक संज्ञा शब्द ही होना चाहिए। लेकिन जैसा अपन कक्षा 8 की बात करते हैं, कक्षा 8 में जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक राजस्थान बोर्ड की चलती थी 2019-20 के सत्र में, उसमें पाठ 13 में एक जगह लिखा हुआ है भाषा की बात व्याकरण में यह उदाहरण है डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। इस वाक्य में साहस शब्द डॉक्टर चंद्रा की विशेषता बता रहा है, यह गुणवाचक विशेषण है। इस पुस्तक में इस साहस शब्द को गुणवाचक विशेषण शब्द बताया गया है। वास्तविकता में ये विशेषण होता नहीं है, केवल इस पुस्तक में इसको विशेषण पद बताया गया है। अब यदि इस पुस्तक के आधार पर बच्चों ने तैयारी की है तब तो गुणवाचक विशेषण सही उत्तर होना चाहिए, और यदि हम वास्तविकता में गहराई से तैयारी करते हैं तो इसका उत्तर भाववाचक संज्ञा शब्द होना चाहिए। चूँकि दोनों ही उत्तर यहाँ पर वास्तविक उत्तर तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बोर्ड की पुस्तक में जब इसको गुणवाचक विशेषण बता दिया है और पुस्तक को यदि बालकों ने पढ़ा है और उस आधार पर गुणवाचक विशेषण उत्तर कर दिया है तो उनका उत्तर भी सही माना जाना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत ही डाउटफुल प्रश्न है और इस प्रश्न में बोर्ड का जो उत्तर पहली आंसर की में माना जाएगा वो गुणवाचक विशेषण ही आएगा। लेकिन बोर्ड से आग्रह है कि वास्तविकता में साहस भाववाचक संज्ञा शब्द होता है, अतः इस प्रश्न में जिन्होंने भाववाचक संज्ञा किया है उनका उत्तर भी सही माना जाना चाहिए और जिन्होंने गुणवाचक विशेषण किया है उनका उत्तर भी सही माना जाना चाहिए। दोनों के उत्तर को सही मान करके इसमें अंकन किया जाए तो अच्छा होगा। अन्यथा प्रश्न है वो कोर्ट केस में जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न में सभी को बोनस मिलने की पूरी संभावना है। जिन्होंने भाववाचक संज्ञा उत्तर किया है वह भी अपने प्रश्न को सही मान सकते हैं और जिन्होंने गुणवाचक विशेषण उत्तर किया है वे भी अपने प्रश्न को सही मान सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आया था वो लेवल 2 में भाषा सेकंड हिंदी के रूप में एक प्रश्न, भाषा सेकंड हिंदी जिन्होंने ली थी उनके पेपर में प्रश्न था कि पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप कौन सा है, कर्ता कर्म है या कर्ता संप्रदान है। मुख्य रूप से ये समस्या है। देखिए, दंड देना वास्तव में एक द्विकर्मक धातु है। 16 प्रकार की द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं, दुह, याच, पच, दंड। इन 16 में दंड देना एक द्विकर्मक क्रिया के रूप में आता है। उस आधार को देखें तो पुलिस यहाँ कर्ता कारक के रूप में है और चोर को कर्म कारक के रूप में माना जाएगा। तो सही उत्तर तो कर्ता और कर्म ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम RBSE की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक को पढ़ते हैं तो RBSE की हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध पुस्तक में पृष्ठ संख्या 46 के ऊपर इस उदाहरण को, जो पुलिस ने चोर को दंड दिया, इस उदाहरण को संप्रदान कारक के उदाहरणों में दे रखा है।
अब यदि बोर्ड पुस्तक का अध्ययन छात्रों ने किया है तो वो यहाँ पर कर्ता और संप्रदान कारक को ही सही उत्तर करेंगे। जैसा कि यहाँ है, बोर्ड पुस्तक का पृष्ठ आपके सामने है, संप्रदान कारक है और उसमें उदाहरण दे रखा है, पुलिस ने चोर को दंड दिया। इन्होंने पुस्तक लिखने वाले ने गलती कहाँ कर दी कि देना क्रिया के योग में जिसको दिया जाता है वो संप्रदान होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, जब दान के अर्थ में या प्रसन्नता के अर्थ में देना आए तो हम संप्रदान मानते हैं। दंड देने के अर्थ में अगर ये क्रिया आती है तो वहाँ इसको कर्म कारक ही माना जाएगा, चोर कर्म कारक ही होगा। तो वास्तविक उत्तर तो कर्ता एवं कर्म कारक यही सही बैठता है, लेकिन चूंकि बोर्ड की पुस्तक में इसको संप्रदान कारक में दर्शाया गया है तो जिन्होंने कर्ता एवं संप्रदान उत्तर कर दिया है वे भी अंक लेने के अधिकारी बन जाते हैं। इस आधार पर इस प्रश्न में भी जिन्होंने कर्ता एवं कर्म किया है उनको भी अपना उत्तर सही मानना चाहिए और जिन्होंने कर्ता एवं संप्रदान कर दिया है उनको भी अपना उत्तर सही मानना चाहिए। इस प्रश्न में भी बोनस अंक अवश्य दिया जाना चाहिए। ये आरबीएससी की हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध पुस्तक के आधार पर तो कर्ता संप्रदान वाले सही हो जाएंगे और वास्तविक नियमों को हम देखें तो इसमें कर्ता और कर्म कारक वाले भी सही उत्तर के अधिकारी माने जाएंगे। एक प्रश्न तीसरा जो पूछा गया था वो वाक्य से संबंधित है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। इस वाक्य को वास्तविकता में देखें तो इसमें दो साधारण वाक्य हैं। वे मेरे घर आएंगे एक साधारण वाक्य है, उन्हें अजमेर शहर घूमना है ये दूसरा साधारण वाक्य है और दोनों को क्योंकि से जोड़ दिया गया है तो क्योंकि से जुड़ने पर यह वाक्य संयुक्त वाक्य माना जाएगा। वे मेरे घर आएंगे ये पहला साधारण, उन्हें अजमेर शहर घूमना है ये दूसरा साधारण, दोनों को क्योंकि से जोड़ा गया है तो ये संयुक्त वाक्य ही बनता है, संयुक्त वाक्य माना जाता है। यदि इस वाक्य को इस तरीके से लिख दिया जाता, इसमें इसलिए शब्द कि वे मेरे घर इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, अगर इसलिए का प्रयोग पहले हो जाता तब दूसरा वाक्य आश्रित उपवाक्य की श्रेणी में जा सकता था, लेकिन यहाँ क्योंकि से अकेले का प्रयोग हुआ है इसलिए शब्द का वाक्य में प्रयोग ही नहीं किया गया है, तब ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में जाएगा। इसलिए साथ में जुड़ा होता तब इसको मिश्र वाक्य माना जा सकता था। लेकिन यदि हम उसी आरबीएससी की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसमें पृष्ठ संख्या 86 पर सेम इसी वाक्य को मिश्र वाक्य के उदाहरण में दर्शाया गया है। अब इस आधार पर मिश्र वाक्य जिन्होंने किया है वो बिल्कुल प्रश्न के अंक प्राप्त करने के अधिकारी हैं और जिन्होंने वास्तविकता के आधार पर संयुक्त वाक्य किया है वो भी अंक प्राप्त करने के अधिकारी हैं। लेकिन इस प्रश्न में एक डाउट स्थिति और बनती है, वो क्या है, कामता प्रसाद गुरु जैसे विद्वानों को यदि हम पढ़ते हैं तो उन्होंने क्योंकि वाले इस प्रकार के वाक्यों को कार्य कारण संबंध मान करके, कार्य कारण संबंध जो माना है उस आधार पर मान करके इन्होंने इस प्रकार के वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में ही दर्शाया है और इन्होंने क्योंकि वाले वाक्यों को विशेषण आश्रित क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लिया है। तो कामता प्रसाद गुरु के आधार पर यदि उन्होंने अंकन कर दिया तब तो मिश्र वाक्य को ही सही उत्तर माना जाएगा। लेकिन वास्तविकता में देखते हैं तो यहाँ दो साधारण वाक्य हैं, वो एक योजक शब्द से जुड़े हुए हैं क्योंकि से उनमें आश्रितता नहीं है, इसलिए शब्द आ जाता तब तो आश्रितता बैठ जाती, लेकिन यहाँ आश्रित नहीं होकर के दो साधारण वाक्यों को जोड़ने का काम है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य भी बनता है। इस आधार पर इस प्रश्न में भी बोनस अंक दिया जाए तो उचित होगा। वैसे देखा जाए कि पेपर सेटर ने ये जो 3 प्रश्न लिए हैं वो ही प्रश्न हैं जिनको हम इस पुस्तक में देखते हैं तो गलतियों के रूप में जान सकते हैं। ज़्यादातर इनमें पुस्तक में लिखने में गलती हुई है और प्रश्न पत्र निर्माणकर्ता ने उन्हीं चीज़ों को यहाँ इस पेपर में ले लिया है। या तो उनका उद्देश्य ये होगा
कि अपन इस पुस्तक में कैसे सुधार करवा सकते हैं, उस उद्देश्य से उन्होंने ऐसे प्रश्नों को लिया होगा। या मान लीजिए जिसने पुस्तक लिखी थी उनमें से ही टीम में से कोई प्रश्न पत्र निर्माण करता हो तो वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि हमने जो लिखा सही लिखा, उस आधार पर भी वो इन प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखें तो इन तीनों ही प्रश्नों में बच्चों को बोनस मिलना चाहिए, बोनस मिलने के वो अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे ही लेवल 2 में एसएसटी में एक प्रश्न किया गया था कि खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है। अब इसमें भी अगर आरबीएसई की हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7 की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें पृष्ठ 4 पर एक चित्र बना रखा है और इस चित्र में चूहे को द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में दर्शाया गया है। चूहा सर्वाहारी है और सर्वाहारी मानते हुए इसे द्वितीयक उपभोक्ता दर्शाया गया है। तो जिन्होंने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पढ़कर के प्रश्न को हल किया है वो द्वितीयक उपभोक्ता को बिल्कुल सही मानेंगे। लेकिन आरबीएसई की ही अन्य पाठ्य पुस्तक जो विज्ञान सामाजिक आदि ऊपर कक्षा 11-12 में चलती हैं उनको हम पढ़ते हैं तो वहाँ चूहा को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में भी दर्शाया गया है। अब यहाँ एक ही आरबीएसई की पुस्तकों में अलग अलग उत्तर प्राप्त हो रहे हैं तो इस प्रश्न में भी बोनस दिया जाना बिल्कुल सही प्रतीत होता है। जिन्होंने प्राथमिक उपभोक्ता किया है उनको भी अंक मिलना चाहिए और जिन्होंने द्वितीयक उपभोक्ता किया है उनको भी अंक मिलना चाहिए। ये 4 प्रश्न तो मुख्य रूप से हो गए। एक प्रश्न था महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे। उनमें भी जो ऑप्शन दिए गए हैं गोपीनाथ पुरोहित जैसे शब्द के ऊपर या उनके नाम पर मतभेद काफ़ी विद्वानों में प्राप्त होते हैं। कुछ जगह उनको चंदावल में दर्शाया गया है तो कुछ जगह पर उनको हरावल दस्ते में भी दर्शाया गया है। ऐसे एक मेड़ता जयमल मेड़तिया नाम था, उस मेड़तिया की जगह पर मेहता शब्द का उल्लेख किया गया है, वो भी कन्फ्यूजन की स्थिति में डालने वाला शब्द है। अतः उस प्रश्न में भी सभी को बोनस मिलने की पूरी संभावना प्राप्त होती है। तो ये तो हिंदी और एसएसटी में जो पूर्ण रूप से बोनस मिलने चाहिए उन प्रश्नों की स्थिति अपने सामने है। इनके अलावा मनोविज्ञान और संस्कृत में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो अभी आप अपनी मेरिट का निर्धारण या जो एक तरह से बच्चे 120-19 के आसपास हैं वो भी ऊपर भी जा सकते हैं। जब सही आंसर की अधिकृत उत्तर तालिका अपने सामने आएगी तब हमें अपने सही अंकों का निर्धारण करना होगा। तो आप इन प्रश्नों के आधार पर फिर निराश न हो कि हमारी गलती हो गई तो कहीं हम दौड़ से बाहर हो रहे हैं, ऐसी चीज़ को न माने। अधिकृत आंसर की का वेट करें, उसके बाद में ही आप अपने को देखें कि हम दौड़ में शामिल हैं अथवा बाहर हो गए हैं। अब उसकी चिंता आपको छोड़नी है और चिंता छोड़ करके अब आपको क्या करना है, आगामी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में हम किस विषय से तैयारी कर रहे हैं उस विषय को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। जल्दी ही नवंबर माह में विज्ञापन आ जाएंगे। आप यदि विज्ञापन आने के बाद में परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद में तैयारी को बैठेंगे तो फिर इतना समय प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस रीट की भर्ती परीक्षा में तो जो भी आपका अंक